अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ एंड मीडिया चैनल। खबर शामिल करेंगे जेहलम से हमारे नुमाइंदे करीम अवान की। जेहलम के सीनियर सहाफ़ी नईम भट्टी से ख़ुसूसी इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी डिस्ट्रिक्ट जेहलम की प्रिंट मीडिया की एक सीनियर और नामवर शख्सियत नईम अहमद भट्टी साहब के पास। तो इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनको इस प्रिंट मीडिया में एक लंगेस्ट अरसा हो गया है और काफ़ी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है। इवन कि इनके ऊपर FIR भी हुई हैं, इनके साथ झगड़े भी हुए हैं, इनको थ्रेट्स भी मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मजलूम के साथ खड़े होते हैं, मजलूम की मदद करते हैं और आला औकाम तक कोई भी मजलूम है उसकी आवाज़ को पहुँचाने में जो है वो मददगार साबित होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप तशरीफ़ लाए मेरे पास जेहलम में और मुश्किलात का जिक्र किया है। ज़ाहिर बात है जी, जब आप हक़ और सच की सहाफ़त करते हैं तो उस वक़्त हमें काफ़ी मसले मसाइल भी होते हैं। कब्ज़ा ग्रुप के बारे में मैंने न्यूज़ लगाई, वहाँ पे मुझे मसले मसाइल है, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी दी, मुझे नोटिस भी भेजे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर चीज़ में क्लियर हुआ। तो बात यह है कि जब भी आप ऐसा काम करेंगे, किसी माफिया को बेनकाब करेंगे, तो माफिया आपके पीछे पड़ेगा। माफिया हर तरह की वो हरकत ऐसी करेगा कि आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आज तक ऐसा किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ मुझे मेरे ख़िलाफ़ थाने में दरख्वास्तें दी गई, मुझे नोटिस भेजे गए कि ये जनाब हमारे ख़िलाफ़ खबरें लगा रहे हैं और ये जो फेक हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं अपना। तो जो सहाफ़त है वो एक मुक़द्दस पेशा है, मैं तो उसको मुक़द्दस पेशा समझ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हर गरीब की आवाज़ बनता हूँ। जहाँ पे मसले मसाइल होते हैं वो सामने इंतज़ामिया के लाता हूँ। इंतज़ामिया की जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ ही बताता हूँ कि इंतज़ामिया यहाँ पे दुरुस्त काम नहीं कर रही। पिछले दिनों में आपको पता है DHQ में मेरे साथ मसला बना, वहाँ पे जो मैंने हालात देखे कि एमरजेंसी रूम में मरीज़ नीचे पड़े हुए हैं फर्श पर, जो करा रहे थे दर्द से भी, तो मैंने उनकी फ़ोटो बनाई जो उनको बुरा लगा। ज़ाहिर बात है जो नाकस कारकर्दगी इनकी होती है उनको छुपाने के लिए ये फिर ओछे हथकंडे अपनाते हैं और उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ डॉक्टरों ने औरत कार्ड खेला और मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी, लेकिन मेरी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत भी हुई और फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी और बाद में उन्होंने जनाब वो FIR भी वापस ली। तो इस तरह के हालात तो हम देखते रहते हैं। अच्छा सर, ऐसे है जो आपने DHQ का जिक्र किया, वहाँ तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह पार्किंग है और बहुत से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो पहले आपने भी आवाज़ उठाई है। और जो आपके साथ ये सनिया हुआ था DHQ में, उसके ऊपर तो मैंने भी एक व्लॉग बनाया था, शायद आपकी नज़र से गुजरा है या नहीं। तो ये बताइएगा कि जेहलम जो है ये सबसे कदीम डिस्ट्रिक्ट है, 326 कबल मसीह मार्ज़े वजूद में आने वाला ज़िला है, तो शुदा का ज़िला ये, ठीक है। जितनी भी नामवर पर्सनैलिटीज़ हैं उनका जो तल्लुक़ है वो जेहलम से है। इसके बावजूद मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जेहलम में, जिसमें डवेल रोड आप देख लें, ठीक है, उसका बहुत बड़ा मसला चल रहा है। उसके बाद और दीगर मसाइल हैं, इनके बाद कि ये मसाइल कैसे ख़त्म हो सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से? देखिए जी, DHQ में आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे गानीवास में अभी भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं जहाँ पे काबू नहीं पाया जा रहा। वहाँ पे दूर दराज गाँव से खातून आती हैं तो वहाँ पे उनको बहुत ज़लील ख्वार किया जाता है, तो डॉक्टर्स नहीं होती, उनको चेक नहीं करती। तो पिछले दिनों में एक मसला हुआ था, इसमें खातून का जो है वो उनकी वफ़ात भी हुई थी उसमें। तो उस सिलसिले में उन्होंने जब पिछले दिनों में वज़ीर सेहत ने यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने MS को मुअत्तल किया। हालांकि MS को मुअत्तल करना कोई नहीं बनता, जिनका असल कसूरवार थे उनको छोड़ दिया गया और कुर्बानी का बकरा जो बना वो MS बना। हालांकि गायनी वार्ड की जो इंचार्ज थी उनको करना चाहिए था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एमरजेंसी में भी बहुत से ऐसे हैं, अभी भी बेड्स की कमी है और स्टाफ की कमी है। और वहाँ पे मैंने देखा है कि जूनियर लड़के जो हैं वो काम करते हैं, सीनियर बहुत कम मैंने देखे हैं। तो डॉक्टर्स भी जूनियर होते हैं वहाँ पे। तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अगर इंतज़ामिया करना चाहे तो उसको मसले को हल कर सकती है। तो दूसरे जो आपने डेवल कैरी रोड की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि जो मैं ये देख रहा हूँ डेवल कैरी रोड की, ये अब ये सड़क जो है सियासत की नज़र हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि इस सड़क को बनाया जाए। अब तो ये शोर पड़ा है तो अब उसको डेवल कैरी रोड को डबल के बजाय सिंगल बनाना चाहते हैं ये। तो ये भी अहले इलाका के साथ ज़्यादती है कि एक डबल रोड जो है वो मंजूर हुई है और 4 साल से तहसील PD खान के लोग अजियत का शिकार हैं। और जब बारिश होती है तो वहाँ पे यकीन करें वो एक दलदल का मंजर पेश करते हैं इलाके। और मैं वहाँ के इलाके के लोगों को, मेरा ख्याल है उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि इस अजियत में वो वक्त गुजार रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं, इतने कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. میں نے بھی اس کے بارے میں لکھا. اب آپ دیکھیں سیاست کیا ہے، سیاسی لوگ بھی جو ہیں وعدے کرتے ہیں الیکشن میں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، لیکن سیاست بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو کوئی نہیں کوئی کہ ان کے وعدے پورے کیے جائیں. وہ وعدے کر کے آ جاتے ہیں علاقہ سے، لیکن دوبارہ وہاں پہ جانا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اب میرا خیال اب لوگ یہی شکر کریں کہ چلو یار شکر ہے کہ سنگل روڈ تو بنا رہے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اچھی کاوش ہے، چلو کوئی سنگل روڈ تو بنا دیں، کوئی کم از کم لوگوں کو تھوڑا سکون تو ملے اس روڈ پہ. تو یہ مسائل بہت سے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس میں. بالکل جی، یہ بات آپ کی بالکل بجائے ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں اور مسائل کے حل کے لیے ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں ان کو حکام بالا تک پہنچایا جا سکے. پہلی بات تو یہ ہے وہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن بہت مسائل ہوتے ہیں، کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس کو سولوشن میں ٹائم لگتا ہے یا اس کو ٹھیک کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. بہرحال آپ سے آخری سوال ہم پوچھیں گے جی کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ جرم کی ڈی سی او تھیں، ڈی سی او صاحبہ سیدہ رملہ، ان کی ٹرانسفر جو ہے اس کے حوالے سے بڑی سوشل میڈیا پہ نیوز آ رہی ہیں جی کہ یہ سیاسی بیس پہ ہوئی ہے، تو یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کے پاس کیا جو ہے وہ حقائق ہے، وہ ذرا ہماری پبلک کو بتا دیجئے گا. دیکھیں جی، مافیا جو ہے وہ مافیا اس وقت کافی مضبوط ہو چکا ہے ہمارے پاکستان میں ہر ضلع میں. تو یہ پچھلے دنوں میں ہماری ڈپٹی کمشنر میں یہ ایک الزام بھی لگا کہ 2.5 کروڑ پہ انہوں نے رشوت لی ہے. تو یہ سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں جو قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو سرکاری زمینوں پہ قابض ہونا چاہتا ہے، تو یہ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا تھا، وہ یہ معلوم ہوا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سرکاری زمینوں پہ بھی وہ قابض ہونا چاہتے ہیں سٹی ہاؤسنگ اسکیم انتظامیہ. تو وہاں پہ روکا گیا، تو اس سلسلے میں وہاں سے یہ آواز نکلی تھی. اچھا، گرین بیلٹ قبضہ جو ہے، گرین بیلٹ قبضہ، یہ بتائیں نا ذرا عوام. جی گرین بیلٹ قبضہ جو ہے وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مافیا اس وقت کافی مضبوط ہو چکا ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جو بھی سرکاری زمین ہے اس پہ قبضہ کیا جائے. اب وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایفل ٹاور جو ہے وہ 4 سال آج ہو چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ہزاروں کے حساب سے فائلیں فروخت کی اور لوگوں نے بعد میں اس کو جو ہے وہ کافی میرا خیال ہے کہ بہت کم داموں میں فروخت کی. تو ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ان کو پلاٹ وہاں پہ نہیں ملے. ان سے وعدے کیے گئے کہ آپ کو 6 ماہ میں پلاٹ ملے گا، لیکن 6 ماہ کے آج 4 سال ہو چکے ہیں، وہاں پہ کوئی پلاٹ نظر ہی نہیں آ رہا. تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مافیا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے یہاں پہ کہ حکومت کو یہ مافیا کیوں نہیں نظر آتا. پوری ٹیم جو ہے سرکاری اداروں کی میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے پیچھے لگائی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کارکن کو پکڑا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، جو لوگوں سے کروڑوں روپیہ ڈکا رہے ہیں، یہ مافیا کیوں نہیں کے قابو میں آ رہا. تو باقی ڈی سی کا جو مسئلہ ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ کا، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی بیس بھی ہوتا ہے، ایک سیاسی شخصیت کے کہنے پہ یہ تبادلہ ہوا ہے. تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو یہ برا لگے تو وہ اوپر پھر بات کرتا ہے جی اس ڈی سی کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیں. تو ہمیں جو ذرائع سے معلوم ہے وہ یہی معلوم ہے کہ یہ کسی بڑی سیاسی شخصیت کے کہنے پہ تبادلہ ہوا ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہے اس کا مطلب ہے عام بندہ تو تبادلہ نہیں کرا سکتا نا. ظاہر ہے کوئی ہائی لیول کا ہاتھ ہوگا تبھی ہوئی ہے. تو آخری سوال آپ سے کہا تھا بڑی صاحب، لاسٹ کویسچن ہے آپ سے، ایک اور لاسٹ کویسچن ہے آپ سے کہ یہ جو جیلم میں اس ٹائم چل رہا ہے مسئلہ پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، عہدیداران ہیں، ان کے اوپر جو چھاپے پڑ رہے ہیں اور پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کی خبریں بھی کئی میں نے پڑھی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی لوگوں کو بتا دیں کائنڈلی. دیکھیں جی، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. یہ تو سپریم کورٹ بھی کہہ دیا اس نے، سپریم کورٹ نے بھی کہ یہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت رہے گی. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کی ہم بھی شدید مذمت ہم نے بھی کی. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اس پہ ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، لیکن اس کی سزا پوری پی ٹی آئی کی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے. سزا تو اس کو دیں جس نے جرم کیا ہے. اب یہ نہیں کہ اگر بیٹا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا باپ کو بھی دی جائے، اس کی بہن کو بھی دی جائے، اس کی والدہ کو بھی دی جائے. تو یہ قانون مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ.
अब दफ़ा 144 लगती है PTI पे, जब दूसरा कोई जुलूस निकालता है या कोई रैली निकालता है उसको पुलिस कुछ नहीं कहती। तो ये एक मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत की, मेरा ख्याल है कि मैं क्या कहूँ कि इसकी ये दोगला पॉलिसी भी मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ तो उसको दबाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी काम है, और एक तो दूसरी तरफ यह है कि इस मुल्क में मुझे कानून नज़र ही नहीं आ रहा। इंसाफ के लिए लोग दर बदर घूम रहे हैं, पुलिस का रवैया जो है वो शहरियों के साथ अच्छा नहीं है, थानों में जाएं तो इंसाफ नहीं मिलता, गरीब लोगों की FIR दर्ज नहीं होती। खुली कचहरियां तो डेली बेसिस पे हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल में DPO सब कर रहे हैं। सर खुली कचहरियाँ, अगर लोगों को इंसाफ मिले तो खुली कचहरियाँ लगने का मेरा ख्याल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खुली कचहरी भी एक ड्रामा है, खुली कचहरी में भी लोग गए हैं। पिछले दिनों में मुझे एक शहरी मिला है, उसने कहा जी मेरी गाड़ी चोरी हुई है, तो मैं तकरीबन 1 माह से थाने जा रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला, FIR भी दर्ज हुई है, वो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो वो उसने कहा जी मैंने खुली कचहरी में DPO साहब से बात की, उसने आगे से कहा जी DPO साहब ने कहा जी कि मैं यार उसको गोली मार दूँ। अब बात जब ऐसी होगी शहरियों के साथ, जब उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो शहरी क्या करेंगे? शहरी हमारे पास आते हैं, फिर हम जब न्यूज़ लगाते हैं तो वो पुलिस को बुरा लगता है कि ये जनाब हमारे खिलाफ खबर क्यों लगी। अब हालत ये है कि FIRों पे लोग कुरान पाक उठा के आ रहे हैं कि जनाब ये FIR हम हलफ देते हैं, ये FIR गलत है। पिछले दिनों आपको पता है खिवड़ा में वाक़या हुआ, PD खान में जो खुली कचहरी लगी थी, तो वहाँ पे मुलज़म का भाई आ गया कि मैं हलफ देता हूँ कि ये FIR गलत है। तो अब हालत ये है कि FIR अगर दुरुस्त होगी तो लोगों को हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शहरियों को इंसाफ मिलेगा तो उनको मेरा ख्याल है खुली कचहरी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शहरी बेचारे फिर हमारे पास आते हैं कि हमारे साथ ये हो गया जी, हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही है, पुलिस हमारी FIR नहीं दर्ज करती पुलिस। और ये भी एक सबसे बड़ी मेरा ख्याल अफसोसनाक बात है और बहुत बड़ा आलमी है हमारे पाकिस्तान में कि पुलिस FIR काटने के पैसे लेती है। मुझे कई शहरी मिलते हैं, वो कहते हैं जी मैंने तफ्तीशी को भी पैसे दिए, मैंने SHO को भी पैसे दिए। अब क्यों नहीं ये इसको ख़त्म करेगा? हुकूमत कहती है कि हमारे जनाब अदारे ठीक हैं, करप्शन ख़त्म है, रिश्वत ख़त्म है। हर सरकारी इदारे में आप महकमा माल ले लें, महकमा नहार ले लें, सब की ज़मीनों पे कब्जे भी हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है, करप्शन अरूज पर है। तो बस ये सिर्फ खोखले नारे लगा देते हैं कि हम ये करेंगे जी, हमारी हुकूमत आ गई तो हम ये करेंगे। तो ये एक ज़्यादती वाली बात है। शहरियों को इंसाफ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और ना इन शहरियों को इंसाफ मिल रहा है। हाईली अप्रिशिएटेड पट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सच्ची बातें की हैं और बहुत अच्छी बातें की हैं, क्योंकि जब भी आप किसी को आईना दिखाएंगे ना तो उसको बुरा लगेगा। जब उसको बुरा लगेगा तो वो जो उससे बन पाएगा आपकी एंटी वो जरूर करेगा। और जो कब्जा माफिया हैं जहां भी हैं, डिस्ट्रिक्ट जेलम की मैं बात नहीं कर रहा, जहां भी कब्जा माफिया बैठे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा सोचें, 100 साल पहले आप किधर थे? जरा सोचें, अपने गिरेबानों में झांकें और 100 साल बाद किधर होंगे? ना पैदा होने में आपकी मर्जी, ना मरने में आपकी मर्जी। तो फिर ये जिंदगी आप मर्जी से क्यों गुजार रहे हैं? अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पे चलाए। जी भट्टी साहब, एक आखिरी बात कहूँगा कि साफ़ी भाइयों के लिए इस हुकूमत ने बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। सच लिखना, सच बोलना भी मेरा ख्याल है इस मुल्क में जुर्म बनता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, चौथा स्तून है, इसको चलने दिया जाए। सहाफ़त को जो है आज़ादाना तौर पर सहाफ़त करने का मौका दिया जाए, सहाफ़ी भाइयों को लिखने दिया जाए। लेकिन हुकूमत इन पर भी तशद्दुद कई रास्ते इख्तियार करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि सहाफ़ियों के लिए भी इस मुल्क में जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़मीन तंग की जा रही है। मैं जो देख रहा हूँ, कभी किसी को उठाया जा रहा है, कभी किसी को उठाया जा रहा है। तो ये एक ज़्यादती वाली बात है। सहाफ़त को चलने दिया जाए, इसको आज़ादाना जो है वो बोलने दिया जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। आपकी मैंने खबर भी पढ़ी थी, ये जो मतलब सहाफ़ी हैं आजकल लोकल ज़्यादातर यूट्यूब पर ही होते हैं। सहाफ़त का एक व्लॉग, एक वीडियो अलाकाई आवाज़ जेलम वाले पेज पे और यूट्यूब चैनल है जो जेलम इंसाफ की आवाज़, वहाँ पे ये एक मेरा व्लॉग चल रहा है जहाँ जिसमें मैंने सहाफ़त के मतलब बताया है कि 1822 में जाम जहान माँ एक अखबार जो है वो शाया हुआ था, जहाँ से सहाफ़त का स्टार्ट हुआ है। तो मौलवी बाकर सैन जो है, मौलवी बाकर साहब थे उस टाइम दिल्ली से, उनका ये अखबार है जो 1822 में शाया हुआ था और बाद में 1836 में ये कंप्लीट इसका आगाज हुआ था। ये कह सकते हैं आप, ये एक जानकारी है सहाफ़त जो दूसरों तक पहुँचानी होती है, एक इत्तला है। ये खैर एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। तो आज के लिए इतना ही। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भट्टी साहब का, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्लोबल न्यूज़, करीम अवान, डिस्ट्रिक्ट जेलम।